चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. Obtaining an understanding of the entity and its environment, including the entity's internal control, है ना. तो अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं अपन किसकी, एंटिटी की, एनवायरनमेंट की और उसके इंटरनल कंट्रोल की, ठीक है ना. इट्स अ कंटिन्यूअस डायनामिक प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, अपडेटिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द ऑडिट, ठीक है. The understanding establishes a frame of reference within which the auditor plans the audit and exercises professional judgment throughout the audit, ठीक है ना. अगेन जेनरिक है, सोच करके देखो, है ना. अगर आपको एंटिटी का रिस्क असेस करना है तो आपको एंटिटी को तो समझना ही पड़ेगा ना. हेलो हेलो, आपको एंटिटी को तो अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा, आपको एंटिटी को तो अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा. हेलो गाइस, हेलो, आवाज आ रही है ना मुझे? हाँ, स्टार्ट ही किया, पहली लाइन बोली मैंने. एंटिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझ आ रहा है, मतलब रिस्क असेस करने के लिए तो एंटिटी को तो समझना ही पड़ेगा ना. एंटिटी को, एंटिटी के एनवायरनमेंट को समझना ही पड़ेगा. बोलो, है ना. क्लियर है. तो पहले पैराग्राफ में तो यही लिखा हुआ है, समझ आ रहा है. उसके बाद फिर कहां से ये चालू हो रहा है, देखो जरा. द अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिशेस अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस within which the auditor plans the audit and exercises professional judgment throughout the audit. For example, है ना. अंडरस्टैंडिंग से क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग से एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनता है जिसके अंदर में ऑडिटर प्लान करता है अपना ऑडिट और प्रोफेशनल जजमेंट वो करता है थ्रू आउट द ऑडिट. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन assessing the risk of material misstatement of the financial statements. हेलो हेलो हेलो, मतलब क्या बोल रहे हैं वो. जब वो रिस्क को असेस कर रहा है तब उसकी अंडरस्टैंडिंग काम आएगी. अंडरस्टैंडिंग कहाँ कहाँ काम आएगी, जब वो मटीरियलिटी आइडेंटिफाई कर रहा है तब अंडरस्टैंडिंग काम आएगी. अब ऐसा डायरेक्ट रिलेट नहीं कर सकते अपन, मतलब, लेकिन ये समझने का है. समझ में आ रही है बात. सोच करके देखो ना, ओवरऑल एंटिटी को जानूंगा तब तो मटीरियलिटी उसकी असेस करूंगा. समझ में आ रहा है. रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट सेकंड वाले मटीरियलिटी पे ही तो बेस्ड है. फिर कह रहा है कंसिडरिंग द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज. भाई पॉलिसीज किस हिसाब से सिलेक्ट होंगी, जिस हिसाब का बिजनेस है, जैसा बिजनेस वैसी पॉलिसी है कि नहीं, ठीक है ना. फिर आइडेंटिफाइंग एरियाज वेयर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन मे बी नेसेसरी. फॉर एग्जाम्पल, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ द गोइंग कंसर्न अजम्पशन और कंसिडरिंग द बिजनेस पर्पस ऑफ द ट्रांजेक्शन. ठीक है, मतलब कि किस जगह ज्यादा हमको किस चीज की जरूरत है, ऑडिट में ध्यान देने की जरूरत है. स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन कहाँ कहाँ जरूरी है. तो स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन कहाँ कहाँ जरूरी है, बिना एंटिटी को समझे अपन कर सकते हैं क्या. देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अपन एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल को समझ रहे हैं, तो जहां जहां इंटरनल कंट्रोल वीक है वहां वहां मुझे स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन देने की जरूरत है. हेलो 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 गाइस, बताओ, बोलो, ये क्लियर है. है ना. फिर डेवलपिंग expectations for use when performing analytical procedures, है ना. developing expectations for use when performing analytical procedures, मतलब जब मैं एनालिटिकल प्रोसीजर रेशियो लगा करके एक्सपेक्टेशंस डेवलप कर रहा हूँ. ये एक्सपेक्टेशंस क्या होता है, ये एक्सपेक्टेशंस होता है रेशियो लगा के एक्सपेक्टेशन करते ही हैं अपन. जैसे कि पिछले साल के रिपेयर 4 लाख थे, उसके पहले के 3 लाख थे, उसके पहले के 2.5 लाख थे. समझ में आ रहा है. तो इस बार के कितने होने, लगभग अराउंड 4.5 लाख. हेलो 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 गाइस, इसको कहते हैं एक्सपेक्टेशन डेवलप करना. तो मैं अपने एक एक्सपेक्टेड अमाउंट से, वैसे तो इसके बारे में हम पूरा पढ़ने ही वाले हैं ना, स्टैंडर्ड अलग से पूरा डिटेलिंग है. तो मैं अपना एक एक्सपेक्टेड अमाउंट से मैं किसको चेक करूंगा,
एक्चुअल रिकॉर्डेड अमाउंट को, हेलो हेलो, है ना, तो उस समय काम आएगा मुझे, समझ में आ रहा है? एक्सपेक्टेशंस जब मैं डेवलप कर रहा हूँ तो एंटिटी की नेचर को देख के ही तो मैं करूंगा ना भाई। रिपेयर्स में कितना देखूंगा, तो मैं एंटिटी को जब अंडरस्टैंड करूंगा कि इनका कैसा काम है, कितने फिक्स एसेट होते हैं, कितनी मशीनरी होती है, तो उतना मेरे को पता चलेगा, है ना। फिर इवैल्यूएटिंग द सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, तो भी सफिशिएंट हो गए हैं कि नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। such as the appropriateness of assumption and of management's oral and written representation, ठीक है ना। तो ये इतना कितना करेक्ट है इनका बोलना और ये सारा कुछ, ये सब अंडरस्टैंडिंग पे बेस है। अगर देखा जाए सच तो कुछ भी रिलेट कर सकते हैं, यानी कि दिस इज मोर ऑफ की याद करना पड़ेगा आपको, समझ में आ रही है बात, कि 4-5 पॉइंट इसके याद कर लो, बाकी प्रैक्टिकली तो अंडरस्टैंडिंग आपको काम आएगी ऑडिट में, 1-to-1 रिलेट नहीं कर पाओगे। हेलो 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 गाइस, समझ में आ रहा है, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग ले लो, समझ में आ रहा है। अब वो कहाँ कैसे काम आएगी उसका एकदम 1-to-1 रिलेशन ये लोग कुछ पॉइंट जरूर बता रहे हैं, लेकिन आपको पूरे ऑडिट के दौरान काम आएगी। मतलब टेक्निकली अगर आप सोच करके देखो कि बिना एंटिटी को समझे ऑडिट होगा ही कैसे। हेलो हेलो हेलो, ठीक है गाइस, है ना। पूरे एंटिटी कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है पूरे ऑडिट के समय, कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसमें कि मेरे को अंडरस्टैंडिंग काम नहीं आएगी, समझ में आ रहा है। मैं हर चीज के लिए यही तो बोलूंगा कि अरे यार एंटिटी का ये काम है, समझ में आ रहा है। मैं कोई भी एक्सपेंस को लेकर के अगर मैं बोल रहा हूँ कि भैया ये रेलेवेंट है कि नहीं है या कुछ भी है, तो मैं यही तो बोलने वाला हूँ ना कि भैया ये आपके काम का है या नहीं। ये मैं किस बेसिस पे बताऊंगा, ये मैं उसी बेसिस पे बताऊंगा ना कि भाई जैसा एंटिटी का नेचर है उसी बेसिस पे तो ऑडिट के हिसाब से मैं बताऊंगा कि भैया ये मिस स्टेटमेंट बड़ा नहीं आ रहा है, एंटिटी का ये काम ही नहीं है। अरे ये वाला अमाउंट कहाँ से आया, इस एंटिटी का तो ऐसा नेचर नहीं है। समझ में आया क्या गाइस, है ना। तो उस पर टाइम अपन ज्यादा वो नहीं करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते हैं, है ना। सिंपल एक्सप्लेनेशन है। ऑडिटर ऑफ एबीसी टेक्सटाइल लिमिटेड चॉक्स आउट एन ऑडिट प्लान विदाउट अंडरस्टैंडिंग द एंटिटीज बिजनेस। देख रहे हो, since he has carried out many audits of textile companies, there is no need to understand the nature of business, advise the auditor how he should proceed। बताओ, अंडरस्टैंडिंग पर्टिकुलर बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है क्या, या आपको पता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का तो आप कर लोगे बस ऑडिट। ऑब्वियस सी बात है यार, एंटिटी का साइज और, है ना, बिल्कुल सही। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में थोड़ा सा अंतर होता है, नंबर ऑफ पीपल, कितनी मशीन, हर चीज में अंतर होता है ना। तो आपको पर्टिकुलर बिजनेस को तो बिल्कुल समझना रहे, मतलब सिमिलैरिटी ही कम होनी, सिमिलैरिटी ये है बस कि वही वो टेक्सटाइल का बिजनेस कर रहे हैं, बाकी तो और सिमिलैरिटी होना बहुत मुश्किल है, मतलब, ठीक है ना। चलो अब क्या कह रहे हैं, क्या क्या चीजों की अंडरस्टैंडिंग लोगे, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी का क्या मतलब, है ना। अभी उसने बोला कि अंडरस्टैंडिंग क्यों, है ना। अब अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या, हेलो 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 गाइस, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि भैया उसकी इंडस्ट्री पता करो, है ना। कौन कौन से लॉज लगते हैं, कौन से ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लगता है ना। ऑपरेशन समझो उसको, ओनरशिप गवर्नेंस स्ट्रक्चर समझो उसका, ठीक है। क्या इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं वो देखो, है ना। प्लान्स टू मेक इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन स्पेशल पर्पस एंटिटी, अलग अलग एंटिटी में काहे इन्वेस्ट कर रखा है, क्या पर्पस है ना। किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है एंड हाउ इट इज फाइनेंस, मतलब कि डेट से फाइनेंस है या इक्विटी से फाइनेंस है, क्लियर है ना। सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, क्या चक्कर है। फिर टू एनेबल दी, है ना, ऑडिटर टू अंडरस्टैंड द क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, क्लास ऑफ अकाउंट बैलेंसेज और ये डिस्क्लोजर्स टू बी एक्सपेक्टेड। हेलो 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 गाइस, समझ में आ रहा है ये, है ना। सिंपल सिंपल बात है ये, है ना। ये बहुत बेसिक वाला है, ठीक है ना, ठीक है। फिर एंटिटी सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज इंक्लूडिंग द रीजन फॉर चेंजेस। मैं आपको बता चुका हूं कि अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसे सिंपल बेसिस पे चेंज नहीं हो सकती है,
समझ रहा है? उसके लिए प्रॉपर रीजन होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हो, बेटर प्रेजेंटेशन हो, समझ रहा है? ठीक है, तो तभी आप चेंज कर सकते हो. ऑडिटर शैल इवैल्यूएट वेदर द एंटिटीज accounting policies are appropriate for its business and consistent with the applicable FRF, है ना. अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्कशन शुरू में भी था. अगर अपन को ट्रू एंड फेयर का डिस्कशन करना है तो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज का अच्छा खासा डिस्कशन होता है. क्लियर है ना. फिर entities objectives and strategies and those related business risks that may result in risk of material. देख रहे हो, बिजनेस रिस्क जिसके कारण आरएमए में आ सकता है, बिजनेस रिस्क जिसके कारण आरएमए में आ सकता है. कल भी अपन ने इस बारे में डिस्कशन किया था थोड़ा सा, है ना. फिर मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कि भैया प्रॉफिट है लॉस है, ऑब्वियसली बात है ना, लॉसेस चल रहे हैं बहुत ज्यादा, तो मतलब हालत खराब है एंटिटी की. ठीक है, ज्यादा कॉशियस होना पड़ेगा. अब देखो, Prince Blankets is engaged in the business of blankets. Its major portion of sales is taking place through internet. Advise the auditor how he would proceed in this regard as to understand the entity and its environment. ठीक है ना. तो देखो इसको कैसे आंसर किया है. While understanding entity and its environment, internet sales is being perceived as risky area by the auditor and thereby would be spending substantial time and extensive audit procedure in this particular area. अरे भाई साहब, ये क्या है मतलब. देखो, तुम अपना जो भी आंसर लिखोगे ना, तो इससे रिलेटेड चीजें जरूर लिखना. समझ में आ रहा है? एक लाइन का आंसर तो नहीं ही होगा इसका, ऑब्वियसली बात है. अगर एक लाइन में आता है तो ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि मतलब बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन है और बहुत ही एक सिंगल पर्टिकुलर लाइन के बारे में उसने बोल दिया. अगर कायदे से इसको क्वेश्चन पूछना था कि किस एरिया में वो ज्यादा ध्यान देगा, अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो ये आंसर ठीक था. हेलो 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 गाइस, है ना. ठीक है, हाँ बेटा बोल. क्यों जरूरी है? हाँ, अंडरस्टैंडिंग. हाँ बिल्कुल सही. ठीक है ना. चलो, अब है इंटरनल कंट्रोल. इसका आंसर, इसका देखो, मेरी बात समझो. ठीक है ना. अगर ये क्या कह रहा है, एडवाइज द ऑडिटर अबाउट हाउ ही विल प्रोसीड इन दिस रिगार्ड एज टू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, मेरे हिसाब से तो यही आंसर आएगा ना इसका. आ रहा है समझ में? सोच करके दो ना. हम स्पेसिफिक आंसर कैसे देते हैं, समझ आ रहा है? अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी में तो यही होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि एक भी, हाँ, क्योंकि अगर मैं एक भी चीज को स्पेसिफिक बोलूं, है ना, अगर मैं किसी एक भी चीज को स्पेसिफिक बोलने लग जाऊं कि भैया ये वाला काम क्यों करो, तो फिर इतना बड़ा विंग खुल जाएगा कि मैं मतलब इस पर निबंध लिखा जा सकता है. मेरा पॉइंट समझ रहे हो? क्लियर है? अगर मैं ब्रॉड गाइडलाइंस ना लिख करके स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखूं, हाँ मैं एग्जाम्पल के तौर पर कुछ चीजें जरूर लिख सकता हूँ. समझ रहा है? कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि ये एंटिटी फाइनेंस है इक्विटी से, कि जबकि ज्यादातर लोगों ने लोन ले रखे हैं इंडस्ट्री में, या इसमें रिपेयर उतना नहीं आता, जबकि बाकी दूसरे प्रोसीजर में घुस जाएंगे अपन एक्चुअली में. ठीक है ना. हाउ वी वुड प्रोसीड रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग, तो मतलब वही होगा ना कि किसने फाइनेंस कर रखा है. यही होगा यार इसका आंसर, मेरे हिसाब से यही होगा, और कुछ नहीं हो सकता है इसका. क्लियर है? ठीक है ना. मेरे को क्वेश्चन ही चेंज करना पड़ेगा नहीं तो फिर. ठीक है. हाँ, नहीं 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 नहीं, ज्यादा रिकॉर्ड्स नहीं मिलेंगे, कम रिकॉर्ड्स मिलेंगे. समझ आ रहा है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ना, इंटरनल कंट्रोल्स पे डिपेंडेंस बढ़ गई. सॉफ्टवेयर में तो कुछ भी हो सकता है. तुम ये समझ लो कि आईटी इंडस्ट्रीज पूरी ही रिस्की मानी जाती हैं इसी कारण से. ठीक है, आईटी इंडस्ट्री अपने आप में पूरी बहुत ज्यादा रिस्की है. क्लियर है बेटा? ठीक है ना. क्यों, क्या है? सुनो एक बार. ठीक है, फिजिकल में
आपको बंदा मतलब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो पर्टिकुलर, आप कैसे बताऊं, एक बार सुनना ध्यान से, ठीक है ना। प्रैक्टिकली अगर मान लो कि तुम्हारी कोई शॉप है और जिसमें कोई बंदे आ करके अगर मान लो गुड्स ले रहे हैं, ठीक है ना, तो उन बंदों को ट्रैक कर पाना मुश्किल है, इजी है। और इंटरनेट के बंदों को ट्रैक कर पाना क्या है, इजी है मुश्किल है, बताओ। ठीक है ना, एक बात। दूसरा, इंटरनेट सेल्स में ज्यादातर डॉक्यूमेंटेशन कौन जनरेट कर रहा है? कोई मैनुअल पर्सन जनरेट कर रहा है कि सारा काम सॉफ्टवेयर कर रहा है? सॉफ्टवेयर कर रहा है ना। अगर तुमको याद हो, मैंने उस समय भी बताया था, मैंने ये वाला एग्जांपल भी ले चुका हूं अगर याद हो तो, कि भैया कंप्यूटर में ट्रेल जनरेट नहीं होती। टेक्निकली फिजिकली हो क्या रहा है, सिर्फ मैं गुड्स ले जाकर के भेज ही रहा हूं ना, समझ रहा है। अगर मान लो कि मैंने प्रोग्राम ही ऐसा लिखा हुआ है जिसके कारण वो बोगस सेल दिखा रहा है, तो मेरे लिए उसकी एक्चुअलिटी पता करना कितना मुश्किल है। सोच के देखो, मैं प्रोडक्ट उठा उठा करके अपने मौसी के घर के बाजू में भेज रहा हूँ, किसी को क्या पता मेरा कौन रिलेटिव कौन दोस्त कहाँ रहता है, क्योंकि वो स्ट्रेच कितना ज्यादा होगा, समझ में आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ मैं यहाँ से भेज रहा हूँ चेन्नई में कुछ, अब ऑडिटर थोड़ी जाएगा चेन्नई पता करने, समझ में आ रहा है। और बाकी उसके अलावा उसके पास कोई है नहीं तरीका कि इंटरनेट का पता करे। और बेटा ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये मतलब क्या बोलूं मैं, ये 1% भी नहीं है। मतलब आईटी इंडस्ट्री खतरनाक रूप से रिस्की होती है। अगर आप इन्फोसिस के फाइनेंशियल्स पढ़ोगे तो मतलब उसमें फाइनेंशियल्स में डिस्क्लोजर होता है कि भैया आईटी इंडस्ट्री का कुछ हिसाब नहीं है, समझ रहा है। बिजनेस रिस्क कितना ज्यादा होता है, समझ रहा है, ठीक है ना। बिजनेस रिस्क इतना ज्यादा होता है कि कभी भी एकदम से क्या हो सकता है, आपका पूरा क्लाइंटेल खत्म हो सकता है, समझ आ रहा है। तो है वो रिस्की, मतलब ठीक है, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा ये। तो मतलब ये बहुत कॉमन है, मतलब इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस भी नहीं है कि वो मतलब उसके अपने को फैक्टर्स गिनाने पड़े। तुम जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा सा नोटिस करने लग जाओगे ना, तो खुद ही समझ में आ जाएगा तुमको, है ना। अभी अपन जैसे आगे करेंगे ना इंटरनल कंट्रोल और ये सारी चीजें, तो समझ में आएगा कि भाई आईटी रिलेटेड चीजें वैसे ही खतरनाक है, मतलब ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू। एक तो चेकिंग करने में बड़ी हालत खराब होती है, समझ में आ रहा है। कंप्यूटर प्रोग्राम कहाँ तक कैसे कैसे चेक कर लोगे, आईटी एक्सपर्ट भी नहीं होता ऑडिटर, फिर उसको बुलाना पड़ता है किसी एक्सपर्ट, थर्ड बंदे से कोऑर्डिनेट करना वो भी बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना, ठीक है। चलो अब देखो इंटरनल कंट्रोल, है ना। ऐसे 315 की फिर से इन लोगों ने हेडिंग दी कि आइडेंटिफाइंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट एंड रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल, ये भी था इसमें। द इंटरनल कंट्रोल में बी डिफाइंड एज, तो देखो डेफिनेशन दी है ऑफिशियली, ठीक है। द प्रोसेस, सबसे पहले तो इट्स अ प्रोसेस, है ना, डिजाइंड इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड बाय टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल टू प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस, याद रखना ऑडिटर को नहीं, समझ रहा है, मैनेजमेंट को, अबाउट द अचीवमेंट ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव विद रिगार्ड टू रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। ये सिर्फ फाइनेंस वाले इंटरनल कंट्रोल की बात कर रहा है। सेफगार्डिंग ऑफ असेट एंड कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड regulation. The term controls refers to any aspect of one or more of the components of internal control. अब समझना, ठीक है। एक बार रीड करो इसको, और ये पॉइंटर्स हैं इसके बेटा, ये है पर्पसेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव्स, ये पहला हुआ, है ना। फिर दूसरा इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, है ना। फिर तीसरा हुआ सेफगार्डिंग ऑफ असेट, है ना। फिर हुआ कंप्लाइंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस, समझ में आ रहा है। तो ये चार आपके क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। लेकिन यहां पर सिर्फ अभी फोकस उसका फाइनेंस है, इसलिए वो उसकी बात कर रहा है, ठीक है ना। क्लियर है, कौन लगाता है ये, मैनेजमेंट, समझ में आ रहा है, ठीक है। कौन लगाता है ये, बेसिकली मैनेजमेंट। इससे मैनेजमेंट को एक भरोसा हो जाता है कि एंटिटी सही चल रही है, इससे मैनेजमेंट को एक भरोसा हो जाता है कि एंटिटी सही चल रही, सही चले, मतलब गाइस क्लियर है ये। हाँ, ये एश्योरेंस मैनेजमेंट को, द अचीवमेंट ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव ना, अबाउट द, देखो रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट द एंटिटीज। हम कोई भी कंट्रोल क्यों लगाते हैं, सोच के देखो।
कंट्रोल लगाता ही कौन है? मैनेजमेंट। और अगर आप सोचो कि क्यों लगाते हैं तो बताओ। अपन लोग किसी भी चीज को सही करने के लिए आप सोच करके देखो ना, कोई भी पर्टिकुलर आपने सिक्योरिटी गार्ड लगाया, क्यों? क्योंकि अनऑथराइज एंट्री नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? तो आपके एंटिटी रिलेटेड बहुत सारे पर्पसेस होते हैं। मतलब मैं नहीं चाहता ना कि कोई अनऑथराइज एंट्री करे, कुछ गड़बड़ हो जाए। वो एंटिटी मतलब एंट्री मतलब कि एंटिटी में एंट्री करे, जर्नल एंट्री नहीं। हेलो हेलो हेलो, सिक्योरिटी गार्ड ना, हाँ ठीक है। तो बस ऐसे हर एक छोटे छोटे पर्पस के लिए, सेफ गार्डिंग ऑफ असेट है ना, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ, इन सब चीजों के लिए मैं क्या करता हूँ? इंटरनल कंट्रोल लगाता हूँ। मेरा एक सुपरवाइजर को अपॉइंट करना इंटरनल कंट्रोल है, और ये सब। ठीक है बेटा। तो अब इन्हीं चार ऑब्जेक्टिव को जो अंडरलाइन किया ना, इसको थोड़ा सा डिटेलिंग में बताया इन लोगों ने, देखो जरा, है ना। ऑथोराइजेशन, अनऑथोराइज ट्रांजेक्शन नहीं होने चाहिए, है ना। ट्रांजेक्शन ऑथोराइजेशन, हेलो हेलो हेलो, ठीक है ना। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल का मकसद ये है कि मैनेजमेंट के ऑथराइजेशन के बिना कोई ट्रांजेक्शन ना हो। ठीक है ना। फिर सारे ट्रांजेक्शन प्रॉम्प्टली रिकॉर्ड हो, करेक्ट अमाउंट से हो, सही अकाउंट में हो, सही अकाउंटिंग पीरियड में हो। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। सही अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से हो और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हो। यानी एक्चुअली में ऑडिटर को जो करना है कि ये सब सही हुआ है कि नहीं, वो किस बेस पे करना है कि मैनेजमेंट ने सही इंटरनल कंट्रोल्स लगाए हैं कि नहीं। मतलब एंटिटी भी यही चाहती है ना कि उसके फाइनेंशियल सही हो, है कि नहीं? सिर्फ ऑडिटर थोड़ी चाहता है, एंटिटी भी यही चाहती है। तो एंटिटी के लिए भी भाई, अगर मैनेजमेंट चाहता है कि अकाउंट सही बने तो उसने क्या लगाए होंगे? इंटरनल कंट्रोल। आ रहा है समझ में? तो अगर हम बात करें कि इंटरनल कंट्रोल का मकसद क्या है, तो यही सारा तो मकसद है उसका। ठीक है बेटा। फाइनेंशियल मकसद, जो फाइनेंशियल इंटरनल कंट्रोल है उनका मकसद। हेलो हेलो। फिर असेट्स आर सेफ गार्डेड, है ना। और रिकॉर्डेड असेट को मैं उससे एग्जिस्टिंग असेट से रीजनेबल इंटरवल पर फिजिकली वो करता जाऊं, ताकि कोई डिफरेंसेस अगर हो तो पता लग जाए, है ना। ये वाला पॉइंट सेफ गार्डिंग ऑफ असेट से ही आ जाएगा। लेकिन ये है कि अगर चोरी हो रहे हैं तो डिटेक्टिव भी हो जाए, है ना। असेट आर सेफ गार्डेड मतलब प्रिवेंटिव कंट्रोल, और पीरियोडिकल चेकिंग मतलब डिटेक्टिव कंट्रोल। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। अब the entity's internal control, the auditor shall obtain an understanding of the internal control relevant to the audit, है ना। अब बहुत ध्यान से ये वाली लाइन पढ़ना, इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है ये वही लाइन है ना। Although most control relevant to audit are likely to relate to financial reporting, not all controls that relate to financial reporting are relevant to the audit. कैसे 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 कैसे, ये तो बताओ जरा। बताओ। अरे नहीं, पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, आराम से पढ़ो और जवाब दो, कोई जल्दी नहीं है। हम्म। हेलो हेलो हेलो, आवाज कटने लगी तुम्हें। अरे आवाज कट रही, तुम्हारी आवाज कट रही है, आवाज कट रही है, आराम आराम से। नेटवर्क नहीं आ रहा तुम्हारे साथ। हाँ
चलो लिटरल तो ये सही है, समझ में रहे कैसे, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, ये सवाल है। ये तुमने सबसे पहले लिटरल सही किया, बिल्कुल सही, समझ में आ रहा है। अब एक और क्वेश्चन है कि ऐसा कैसे। तो फिर दूसरी लाइन, अरे ऐसे थोड़ी, पहले सोच लो ना फिर बोलो, बोलते बोलते सोचोगे, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, कोई और बोलो। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। सब लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं बेटा, बात समझो। देखो ध्यान से समझना। अक्षय तुमने शायद सही कहा होगा, पूरी आवाज तुम्हारी क्लियर नहीं थी एक्चुअली, है ना, ठीक है। बाकी तुमने जो स्टार्ट किया था उसमें मुझे लग रहा था कि तुम शायद सही जगह पहुंचने वाले हो, ठीक है। अभी भी नहीं आ रही है तो कुछ बोल रहे थे। चलो ठीक है, सुन लो, ठीक है ना। तुमको आ रही है ना मेरी आवाज, सबको आ रही है आवाज, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। हाँ, वो आ रही है तुम्हारी आवाज। चलो, तो कह रहा है कि देखो हम जनरली ऑडिट में जितने भी कंट्रोल कंसिडर करते हैं ना, वो फाइनेंशियल वाले ही होते हैं। हम ऑडिट में जितने भी कंट्रोल कंसिडर करते हैं ना, हेलो हेलो हेलो, हाँ 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 हाँ, बता रहा हूँ, मुझे भी समझ में आया। हाँ, तो अभी आ रही है आवाज। चलो देखो, अब देखो, है ना। हालांकि ऑडिट में हम जितने भी कंट्रोल कंसिडर करते हैं वो नॉर्मली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से ही रिलेट करते हैं, समझ में आ रहा है? वैसे मोस्ट वर्ड लगाया उसने कि हम लोग जितने भी कंट्रोल करते हैं ज्यादातर किससे रिलेट करेंगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से। क्यों? क्योंकि भैया मेरा तो मकसद ही वही है ना, कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर पे कमेंट करूं। इसलिए ज्यादातर कंट्रोल्स जो मैं ऑडिट में कंसिडर करता हूं वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेट करते हैं। लेकिन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेकर के अगर एंटिटी ने 50 कंट्रोल लगा रखे हैं तो 50 के 50 मेरे ऑडिट के लिए रेलेवेंट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं सारे इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करूं जो भी उन्होंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए लगाए। मेरे लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मेन है, मेरे लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मेन है। इसका ये मतलब नहीं है कि एंटिटी के सारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाले कंट्रोल मेरे काम के हों। गाइस समझ में आया मैंने क्या बोला? हेलो, है ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ कंट्रोल्स का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है, या तो मटेरियलिटी के आधार पर, आ रहा है समझ में, ठीक है ना, और या तो फिर कुछ चीजें ऐसी जिसका मुझे सब्सटैंटिव ही ज्यादा करना है, वहां पर मैं कौन सी वाली स्ट्रेटेजी वो कर रहा हूं, नॉट रिलाइंग ऑन कंट्रोल। हेलो हेलो हेलो, याद आया? एग्जैक्टली, परफेक्ट 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 परफेक्ट। वहां कंट्रोल हम कंसिडर नहीं करेंगे, लगाएंगे मतलब नहीं है ना, ठीक है। वहां मेरे लिए कंट्रोल काम के नहीं है, वहां मेरे लिए कंट्रोल काम के नहीं, है ना, ठीक है। चलो बाकी हाँ, इट्स अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट वेदर अ कंट्रोल इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन इज रेलेवेंट टू द ऑडिट। तो ये तो वैसे ऑडिटर का डिसीजन है, ठीक है ना। अब बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल देखो जरा। हाँ, एग्जाम्पल वही जो बताया ना, कि जैसे पिटी कैश वाला उसने बताया। अच्छा ठीक है, वो बता देता हूँ, ठीक है ना। चलो जैसे कि मैं दूसरे वाले पार्ट का बताता हूँ, ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एंटिटी ने एक बंदा अपॉइंट कर रखा है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रेजेंटेशन देखता है, ठीक है।
है ना। ये जो बंदा है, क्या इसको मैं कंट्रोल कह सकता हूं? है ना। अच्छा, ये कंट्रोल अगर अच्छा काम कर रहा है, या चलो जो भी है, समझ रहा है, ये अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं कंट्रोल पे रिलाई करूंगा तो क्या होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन मैं नहीं देख रहा हूं, है ना, क्योंकि भैया कंट्रोल अच्छा है। लेकिन अगर ऑडिटर ये डिसाइड करे कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो प्रेजेंटेशन मुझे देखना ही है, तुमने कोई भी कंट्रोल लगा रखे हो कोई नहीं, मेरे को तो वो पूरा एक एक आइटम देखना ही पड़ेगा, इसका मतलब हुआ कि ऑडिटर सब्सटैंटिव प्रोसीजर कर रहा है यहाँ पर। तो कंट्रोल हो कि ना हो मेरे लिए कोई मतलब का नहीं है। समझ गई इससे, है ना। वो बंदा मेरे कोई काम का नहीं, मैं ऑडिटर हूं, वो बंदा मेरे कोई काम का नहीं। क्लियर है ना, है ना, ठीक है। चलो अब देखो, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल असिस्ट द ऑडिटर इन, है ना। क्या फायदा इंटरनल कंट्रोल समझने का? मेरे हिसाब से तो पूरी एंटिटी ही बनी होती है बेटा इंटरनल कंट्रोल से। समझ में आ रही है बात? पूरी एंटिटी इंटरनल कंट्रोल से ही तो बनी होती है, समझ में आ रहा है? नहीं तो फिर तो आप ठेले पे सब्जी बेच रहे हो। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? क्योंकि ना आपको, आप अगर मान लो कि जितना आप थोड़े से लेवल पर भी बड़ा बिजनेस करोगे, समझ में आ रही है बात, ठीक है ना, तो ऑब्वियस ही बात है कंट्रोल्स लगेंगे ही लगेंगे। अगर आपको बिना कंट्रोल्स के अगर मान लो कि कोई भी काम करना है तो वो मतलब बिल्कुल रॉ होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो और कोई भी आकर के ले जा रहा है, मतलब समझ में आ रहा हो, बहुत छोटे लेवल पे, कम लेवल पर, ठीक है ना। तो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल असिस्ट द ऑडिटर इन, ठीक है ना, पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट्स के बारे में, टाइप्स के बारे में, है ना, टाइप ऑफ किस प्रकार के मिस स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, है ना। फिर फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को अफेक्ट करेंगे, है ना। और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करने के लिए तो बहुत ऑब्वियस बात है, पहले दिन से अपन यही पढ़ रहे हैं ऑलमोस्ट कि इंटरनल कंट्रोल का असेसमेंट मुझे हेल्प करेगा कि मैं अपना ऑडिट प्लान डिटेल कैसे करूं, ठीक है ना। आज तीन ही है तो ठीक है, याद करना है इनको, है ना। क्लियर है बेटा? याद करना है इनको। ठीक 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 ठीक। हेलो 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 हेलो। इलस्ट्रेशन में इसका, हाँ मतलब क्या बोलोगे? नहीं नहीं, सिमिलर मतलब ऐसे अलग है कि कैसे मैसेज स्टेटमेंट्स होंगे, कि मतलब अमाउंट वाले कि क्लासिफिकेशन वाले, समझ में आ रहा है। और फैक्टर्स का क्या होगा कि किन कारणों से मैसेज स्टेटमेंट हो सकते हैं, है ना। क्लियर है? तो पहला पॉइंट वाला पॉइंट अपन क्या बोलेंगे, कहाँ मैसेज स्टेटमेंट्स, है ना, कहाँ मैसेज स्टेटमेंट्स। और दूसरा है कैसे, कैसे होंगे, मतलब कैसे होंगे मैसेज स्टेटमेंट, समझ में आ रहा है ना प्रोसेस, ठीक। चलो इलस्ट्रेशन देखो, ऑडिटर जीआर एंड एसोसिएट appointed for audit of PNG Limited, a manufacturing company engaged in manufacturing of various food items. अब ऑडिट प्लान करते समय ऑडिटर डज नॉट थिंक दैट इट वुड बी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड इंटरनल कंट्रोल। बहुत ही बेवकूफ ऑडिटर है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता बेटा किसी कंपनी में कि आप ऐसा सोच लो कि भैया इट वुड नॉट बी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड इंटरनल कंट्रोल। मैं तो कह रहा हूँ कि रिलाय नहीं करना है ना, तो भी तुम्हें समझने तो पड़ेंगे, समझ रहा है, उससे तुम्हें एंटिटी समझ में आती है कि क्या काम कर रही है। क्लियर है बेटा, है ना। The auditor shall obtain understanding of internal control, है ना। फिर वही लाइन लिख दी इसने, बस, ठीक है गाइस। ठीक है, पढ़े आगे। आप देखो, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन एज वेल, ठीक है ना। जनरल नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल, फिर कंट्रोल्स रिलेवेंट टू ऑडिट,
फिर नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रेलेवेंट कंट्रोल। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर तो एंटिटी को समझते ही रह जाओगे ना तुम। अब बड़ी एंटिटी है, किस हद तक समझोगे वो भी तो लिमिट करना पड़ जाएगा ना। ठीक है बेटा। और इंटरनल कंट्रोल के कॉम्पोनेंट, फिर सिंपल टेक्निकल डिस्कशन। सिंपल टेक्निकल मतलब कि बेसिक 2-3 पॉइंट्स हैं, टेक्निकल हैं लेकिन सिंपल है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स टेक्निकल नहीं है ना। चलो ठीक है। जनरल नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। सबसे पहले पर्पस है ना। इंटरनल कंट्रोल डिजाइन, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन टू एड्रेस आइडेंटिफाइड बिजनेस रिस्क दैट थ्रेटन द अचीवमेंट ऑफ एनी ऑफ द एंटिटीज ऑब्जेक्टिव दैट कंसर्न। भाई देखो, मेरा बिजनेस है, मैंने बिजनेस ओपन किया, ये सब मैनेजमेंट के पॉइंट है। इंटरनल कंट्रोल को समझना है तो बिजनेसमैन बन जाओ। समझ आ रही है बात? इंटरनल कंट्रोल को समझने के लिए क्या बनना पड़ता है? बिजनेसमैन। क्लियर है? ठीक है। तो आप कौन हो? आप हो बिजनेसमैन, ठीक है ना। आप देखो क्या हो रहा है। इंटरनल कंट्रोल जो है, ठीक है ना, इंटरनल कंट्रोल इज डिजाइंड, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड टू एड्रेस आइडेंटिफाइड बिजनेस रिस्क। अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं, जब मैंने बिजनेस ऑन किया, ओपन किया, तो अब मैं देख रहा हूं कि अरे यार, मैंने एक होटल ओपन किया, मैंने कहा कि अरे यार कहीं खराब इंग्रेडिएंट्स ना आ जाए, नहीं तो मेरा खाना खराब बनेगा। समझ आ रहा? तो मैंने एक बंदे को बोला कि भाई देख, जब भी खाना आएगा तो उसको प्रॉपर एक एक उसका लीफ और जो भी है सब्जी, वो प्रॉपर देखना कि कोई खराब तो नहीं है। समझ आ रही है बात? ठीक है ना। तो द मोमेंट मैंने ये पॉलिसी लगाई, और ये क्या बन गया? एक इंटरनल कंट्रोल। हेलो हेलो हेलो, फूड क्वालिटी का इंटरनल कंट्रोल। क्लियर है ना? ठीक है ना। पर्पस मेरा क्या है? पर्पस है कि खाना अच्छा बने। तो बिजनेस में कुछ भी करता जाऊं मैं, हर एक पॉलिसी, द मोमेंट में जितनी 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 जो 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 पॉलिसी लगाता जा रहा हूं, वो मेरा इंटरनल कंट्रोल बनती जा रही है। ठीक है। हेलो हेलो, है ना। इससे क्या होता है? दैट कंसर्न रिलायबिलिटी ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, है ना, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ इट्स ऑपरेशन, है ना, its compliance with applicable laws and regulations and safeguarding of assets। देखो जरा ये देख पा रहे हो? तो तुमने सबसे पहले टिक कर लिए थे, ठीक है। ठीक है ना। तो ये पर्पस है इंटरनल कंट्रोल का। The way in which internal control is designed, implemented and maintained varies with the entity size and complexity। जितनी ज्यादा बड़ी एंटिटी उतनी ज्यादा इंटरनल कंट्रोल, ठीक है ना। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ठीक है बेटा। 6 नंबर से लेकर के 8 नंबर तक का, शायद नहीं 6 नंबर का आ चुका है ये, 8 का तो मुझे याद नहीं है ना। चलो, सबसे पहले हेडिंग का मतलब क्या? मतलब लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल का, लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल का क्या मतलब? सुनो सुनो सुनो, नहीं नहीं नहीं, तुम तो मतलब उसके ये बता रहा हो कि क्या क्या लिमिटेशन, नहीं आ रहा समझ में। मैं पूछ रहा हूँ लिमिटेशन का मतलब क्या? मतलब इंटरनल कंट्रोल अपना पर्पस अचीव ना कर पाए तो वो उसकी लिमिटेशन है। मेरा पॉइंट समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। इंटरनल कंट्रोल अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए लगा रहा हूँ, समझ आ रहा है? ठीक है ना। तो वो अगर अपना पर्पस अचीव नहीं कर पा रहा है तो ये क्या है?
इंटरनल कंट्रोल की लिमिटेशन, समझ रहा है? अब क्यों नहीं कर पा रहा है, समझ रहा है? वो कौन कौन सी लिमिटेशन है जिसके कारण मतलब पर्पस मेरा अचीव नहीं हो पा रहा है, तो वो अपन पढ़ेंगे। हेलो 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 गाइस, समझ में आया क्या? अच्छा, लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल के कारण क्या उपजता है, फिल इन द ब्लैंक। लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल के कारण क्या क्रिएट होता है? कंट्रोल रिस्क। हेलो हेलो हेलो, कंट्रोल रिस्क। अबे इनहेरेंट रिस्क तो अपने आप होता ही है, कंट्रोल की लिमिटेशन से क्या लेना देना। हम तो कंट्रोल लगाते हैं इंटरनल इनहेरेंट रिस्क के लिए, फिर कंट्रोल। समझ गए, याद आ गया, रिलेट कर पा रहे हो, है ना? तो चलो, इंटरनल कंट्रोल की ऐसी कौन कौन सी कमियां हैं जिसके कारण कंट्रोल रिस्क उपजता है ना? क्लियर है? ठीक है। तो सबसे पहली बात तो कि इंटरनल कंट्रोल लगाने के बाद भी आप 100% श्योर नहीं हो सकते कि भैया आपने जिस पर्पस के लिए इंटरनल कंट्रोल लगाया वो पूरा होगा। मेरी लाइन समझ में आई कि नहीं आई, बताओ? रीजनेबल एश्योरेंस है, वही ना बताया था ना, हेलमेट लगाओगे तो फिर सर बच ही जाएगा, श्योर ही थोड़ी है। समझ में आ रहा है? डिपेंड करता है ना कितनी तेज भिड़े। हेलो हेलो हेलो, है ना? ठीक है ना? लाइवलीहुड ऑफ देयर अचीवमेंट इज अफेक्टेड बाय इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ठीक है ना? इंटरनल कंट्रोल नो मैटर हाउ इफेक्टिव कैन प्रोवाइड ओनली विद रीजनेबल एश्योरेंस। तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है ना? हाँ हाँ, अबे ये इंटरनल कंट्रोल है, और दूसरी बात वो ऑडिट की लिमिटेशन भी तो है ही ना। हम देखो, ऑडिट में अपने को वो मिलता है, क्या कहते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस। ये कोई अच्छी बात नहीं है, पॉइंट समझ में आ रहा है? ये हमारी मजबूरी है, इसलिए एक्सेप्टेबिलिटी है इसकी। नहीं आया समझ में? ठीक है ना? कि भैया ऑडिट में हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे ही नहीं सकते, तो कहां से देते, है ना? तो हम ऑडिट कर लेते हैं कि चलो एटलीस्ट रीजनेबल तो मिल जाए। ठीक है, तो हम उसको तारीफ की तरह नहीं देख रहे हैं, वो एक फीचर है जो कि अनअवॉइडेबल है। ठीक है ना? ठीक है। और दूसरा ये इनहेरेंट लिमिटेशन है। ठीक है, ये इंटरनल कंट्रोल है। अब ह्यूमन जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, है ना? रियलिटी इज दैट ह्यूमन जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग कैन बी फॉल्टी एंड दैट ब्रेकडाउन इन द इंटरनल कंट्रोल कैन अकर बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर। क्लियर है? क्या बोल रही है? एग्जाम्पल में तो ये और प्रिंसिपल ही बताने लग जाता है यार, एग्जाम्पल में ये प्रिंसिपल ही बताने लग जाता है, मुझे समझ नहीं आता। चलो ठीक है, हाँ बताओ। हम्म, ठीक है, तुम पॉइंट अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हो, लेकिन इसमें कोई एग्जाम्पल है? इसमें सारा हम एग्जाम्पल्स के थ्रू चल सकते हैं, हाँ। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं समझ रहे हो, सही नहीं है ये एग्जाम्पल। और कोई? ये पता कौन सा एग्जाम्पल है? ये तुमने किसका एग्जाम्पल दिया है? ये तुमने एग्जाम्पल दिया ये लिमिटेशन इन केस ऑफ स्मॉल एंटिटीज। तो भैया बायोमेट्रिक महंगा पड़ रहा है, तो मैं ये दूसरा वाला लगा रहा हूँ। ठीक है ना? हाँ, चलो। और कोई?
हाँ ठीक है, मतलब लेकिन बहुत एग्जैक्टली रिलेट नहीं हो रहा। और कोई? ये तुम इसमें बोल रहे हो, ये तुम इसके कारण बोल रहे हो, एरर इन द डिजाइन ऑफ और इन द चेंज, लेकिन ये तुम इसका असेसमेंट गलत कर रहे हो, तुमने इसका इंटरप्रिटेशन गलत लगाया है एक्चुअली। पॉइंट ये है कि जिस व्यक्ति ने डिजाइन में या चेंज कर दिया ना कंट्रोल, उसके कारण प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन में, ह्यूमन जजमेंट में है। मतलब मेरा पॉइंट समझ रहे हो? जैसे मान लो हमने सिक्योरिटी गार्ड वाला एग्जांपल लिया, ठीक है ना, तो सिक्योरिटी गार्ड को बताया गया है कि भैया वो आई कार्ड चेक करना, समझ में आ रहा है, और उसको अगर किसी ने नकली, अगर मान लो आई कार्ड दिखा दिया, समझ में आ रहा है, तो उस कंट्रोल ने तो पूरा काम किया, समझ में आ रही है बात, कि उसने आई कार्ड चेक किया, लेकिन ह्यूमन जजमेंट उसका लिमिट है कि भैया वो उतना परफेक्टली वो आई कार्ड वैसे स्कैन नहीं कर सकता जैसे कि, मतलब अगर मान लो कि बायोमेट्रिक होता तो कर लेता। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? ठीक है, लेकिन मैं उसको बायोमेट्रिक से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कोई भी इंडिपेंडेंट कंट्रोल अगर जो है वो कहीं ना कहीं बायोमेट्रिक भी है, तो उसका डिजाइन किसने बनाया होगा? किसी इंसान ने उसका सॉफ्टवेयर डाला होगा, उसमें इंस्ट्रक्शंस डाले होंगे, ठीक है। जो इंटरनल कंट्रोल है, ह्यूमन जजमेंट का शिकार होकर के वो कुछ कमियां, कुछ प्रॉब्लम कर ही सकता है। समझ में आ रही है बात? देखो, ह्यूमन जजमेंट के कारण अगर किसी कंट्रोल का अपना पर्पस पूरा नहीं हो पाता, ठीक है ना, और ह्यूमन जजमेंट में एरर होना, टू एयर इज ह्यूमन, ऐसा है, मतलब पॉइंट समझ रहे हो? तुम कोई कंट्रोल उठा लो, कोई भी कंट्रोल उठा लो, समझ रहे, उसकी जब बारीकी में अपन जाएंगे तो देयर कैन बी सिचुएशन कि भैया वहां पर ह्यूमन जजमेंट के कारण हो गया। जैसे मान लो आ, 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 वो लगा था, डीमोनेटाइजेशन लगा था, है ना? हेलो हेलो हेलो, ठीक है। डीमोनेटाइजेशन वाज अ कंट्रोल कि भैया क्या हो जाए, ब्लैक मनी निकल जाए, एक डिटेक्टिव कंट्रोल टाइप का था वो, है ना? ठीक है। तो उन्होंने उस कंट्रोल, उस मेन ऑब्जेक्टिव को लेकर के बहुत सारे कंट्रोल्स बनाए, ठीक है, कि भैया बैंक में जमा करना पड़ेगा, ये वो इस तरीके का, समझ रहे। लेकिन उनका जजमेंट में ये नहीं आ पाया कि भैया किसी की शादी या कुछ इस तरीके का होगा, तो फिर उनको मल्टीपल फिर बाद में पॉलिसीज बनानी पड़ी। उनके जजमेंट में ये नहीं आया कि ऐसे एजेंट निकल जाएंगे जो कि अकाउंट से ऐसे चेंज करा देंगे। उनके जजमेंट में ये नहीं पाया कि इतना वॉल्यूम हो जाएगा कि एनालाइज नहीं हो पाएगा। समझ आ रही है बात? आज भी अगर डिमोनेटाइजेशन का प्रॉपर डेटा उठाया जाए तो बहुत सारी चीजें जो है वो उनको मिल जाएंगी, लेकिन वो सिर्फ उन्होंने किसके लिए यूज करी? अपने पॉलिटिकल मोटिव के लिए। समझ में आ रही है बात? कि उन्होंने सबका डिमोनेटाइजेशन करवाया, और अब अगर मान लो कि किसी ने भी, मान लो कि तुम अगर देखोगे रिसेंट पास्ट में, पिछले 2-3 सालों में भी, कि जिसने भी अगर मान लो मना किया है, या जो, अगर तुम पूरी सीरीज ऑफ खबरों पर ध्यान दोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि उन मंत्रियों क्या रेड पड़ी है, प्रॉपर है। समझ में आ रही है बात? और अच्छा खासा अमाउंट में निकला। खैर अपन बहुत दूर चले गए, मैं वापस आ जाता हूँ कि डिसीजन मेकिंग में, समझ में आ रहा है, ह्यूमन जजमेंट जो है वो होगा ही होगा, समझ में आ रहा है, और इसके कारण कंट्रोल कभी भी परफेक्ट नहीं हो पाएगा। बोलो भाई, ये क्लियर है कि नहीं? इम्प्लीमेंटेशन में है, मतलब तुमने जब कंट्रोल बनाया तो तुमने 6 प्रोसीजर रखे, समझ में आ रहा है, वो 6 प्रोसीजर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि भैया जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो जाए, समझ में आ रहा है। जैसे मान लो कि कोई भी वो आएगा, कोई भी मटेरियल आएगा, उसका इंस्पेक्शन 6 लेवल पर होगा। तो 6 लेवल पर कैसे कैसे होगा? क्या कोई बंदा इन्वॉल्व है? और अगर कहीं पर भी एक बंदा इन्वॉल्व है तो पॉसिबिलिटी है कि वो गड़बड़ कर दे। अगर कोई सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व है तो सॉफ्टवेयर में पैरामीटर्स डाले गए होंगे, वो पैरामीटर किसी इंसान ने डाले होंगे, तो उस इंसान ने जो सोचा होगा कि यार ये पैरामीटर काम का है, उसके जजमेंट में गलती हो सकती है। मतलब पॉइंट समझ रहे हो कि ये कंट्रोल की लिमिटेशन है, या तो वो उन चीजों को कर नहीं पाएगा, चाहे कंप्यूटराइज हो चाहे ह्यूमन, लेकिन ह्यूमन एरर सब में होगी। मेरे बात को समझे क्या?
इम्प्लीमेंटेशन में ह्यूमन एरर हो सकती है। जब आप निभा रहे हो ना कंट्रोल, तो आपने सोचा था कि यार सारे वो पता लग जाएंगे हमको, समझ आ रही है बात, सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमको पता चल जाएंगे, लेकिन नहीं पता चल पाए, समझ आ रहा है। क्योंकि अगर कंप्यूटर कंट्रोल था तो बनाने वाले ने गड़बड़ कर दी, इस चक्कर में इम्प्लीमेंटेशन में पता नहीं लग पाया, और या तो डायरेक्टली ह्यूमन इन्वॉल्व है, और डायरेक्टली ह्यूमन इन्वॉल्व है तो वो सीधे सीधे जजमेंट में एरर कर रहा है। क्लियर है? हाँ, ठीक है। और कोई सवाल है तो कर लो इससे रिलेटेड। है देखो, सिक्योरिटी गार्ड का एग्जांपल में, सिक्योरिटी गार्ड इंडिपेंडेंट अपन रखे हैं, समझ आ रहा है, तो वो उसका जो है, मान लो कि उसकी आंखें इतनी अच्छी नहीं है, या वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, समझ आ रही है बात, या उसको नकली आई कार्ड दिखा रहे हैं तो उससे वो पहचान नहीं पा रहा है कि वो सही है या नहीं है, समझ आ रही है बात। तो ये सब कितने प्रकार की ह्यूमन एरर वो कर सकता है, उसका जो पर्पस है कि अनऑथराइज एंट्री नहीं होनी चाहिए, फिर भी हो जाए, समझ आ रहा है। और ऐसे ही इंडिपेंडेंटली अपन अगर मान लो बायोमेट्रिक को देखें, तो बायोमेट्रिक में मान लो कि फिंगरप्रिंट्स है, समझ आ रही है बात, ठीक है ना। तो अगर मान लो कि किसी ने नकली फिंगरप्रिंट्स अगर मान लो लगा दिए, जैसे कि पिक्चर में भी दिखा देते हैं, समझ आ रहा है, या अगर मान लो बारिश में खराब हो गया, समझ आ रहा है, ठीक है, मॉइस्चर आ गया तो, बिजली चली गई तो, समझ आ रही है बात, ठीक है ना। तो अगर ये चीजें उस बायोमेट्रिक को बनाने वालों ने नहीं सोची है, ठीक है, तो ये ह्यूमन जजमेंट की एरर है। मेरा पॉइंट समझ गए कि नहीं? ठीक है ना, ये लिमिटेशन तो रहेगी इंटरनल कंट्रोल में, ये ऐसी लिमिटेशन है जो रहेंगी ही, मतलब, है ना, समझ आ रहा है। चलो देखो, फिर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पर्पस, ठीक है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पर्पस, ठीक है। अब मेरी बात समझना कि कई बार पर्पस ही समझ में नहीं आता, ठीक है, कई बार क्या होता है, पर्पस ही समझ में नहीं आता, ठीक है ना, ठीक है। पर्पस समझ में कैसे नहीं आता? अगर मान लो कि आप क्या कर रहे हो, अपन कोई नया सा कंट्रोल लेते हैं ना, बार बार सिक्योरिटी गार्ड का ही क्या करना है ना। चलो, तो मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ, समझ रहे, एंटिटी के लिए गाड़ी खरीद रहे हैं, तो कोई भी फिक्स एसेट खरीदते हैं, समझ रहे, तो पर्पस है कि भाई जो एंटिटी है वो गाड़ी क्यों ले रही है, समझ रहे, वो गाड़ी ले रही है क्योंकि दूर दूर जाना पड़ता है, समझ आ रही है बात, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि अगर मान लो कि गाड़ी ले रहे हैं क्योंकि एम्प्लॉइज को दूर दूर भेजना पड़ता है और वहां की रोडें खराब है, तो मल्टीपल पर्पस होते हैं, है ना, क्लियर है। एक गाड़ी लेने के, है ना, बहुत सारे पर्पस हैं कि उसमें दूर तक जाना है ना, माल कितना लोड होगा, तो ऐसे बहुत सारे पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, समझ रहे। अब तुमने एक एम्प्लॉय को बोल दिया, ठीक है, अब जिन एम्प्लॉयज को जाना है, समझ रहा है, मतलब मान लो कि सेल्स वाले जो बंदे हैं उनको गाड़ी चाहिए है, क्लियर है, ठीक है, सेल्स वाले बंदे उनको गाड़ी चाहिए है, और तुमने एक परचेजिंग डिपार्टमेंट है कंपनी में, समझ रहा है, जो कि हर परचेज को हैंडल करता है, ठीक है ना। तो जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है उसके पास रिक्वेस्ट गई, बड़ी कंपनी है, तो सेल्स डिपार्टमेंट वालों ने रिक्वेस्ट भेजी कि भैया हमको एक गाड़ी चाहिए क्योंकि दूर तक जाना पड़ता है, ये वो, अब सारी चीजें नहीं लिख पाते वो, समझ में आ रही है बात, सोच करके देखो ना। जब जब ये परचेजिंग डिपार्टमेंट वाले बंदे गाड़ी सिलेक्ट करेंगे तो देयर आर चांसेस कि भाई उनसे कोई पर्पस छूट जाए। हेलो हेलो हेलो, तो हो सकता है कि वो गाड़ी जो है वो देखें कि भैया गाड़ी जो है वो एवरेज अच्छा देनी चाहिए, समझ में आ रहा है। अब एवरेज अच्छा देने के चक्कर में पता चल रहा है कि भैया गाड़ी हल्की लेनी, मतलब वेट में हल्की, और मतलब हमको माल लोड करना था अच्छा खासा। गाइस, आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? हेलो हेलो हेलो, अगर आपको पर्पस की क्लैरिटी नहीं होती है ना, समझ में आ रहा है? अगर आपको पर्पस की क्लैरिटी नहीं होती है तो यू एंड अप डूइंग थिंग्स जो कि किसी मतलब के नहीं होते। आप उसके कंट्रोल लगा लो तो भी ऑब्जेक्टिव थोड़ी ना रीच होगा, समझ में आ रही है बात, ठीक है। जैसे आजकल क्या होता है,
11वीं 12वीं के बच्चे पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं कि भैया हमको कंप्यूटर ला दो, समझ आ रहा है, पढ़ाई में काम होगा, समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो कभी पढ़ाई में काम आता है कंप्यूटर 11th 12th में, सोच के बताओ, समझ आ रहा है, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। बंदे को अपने गेमिंग खेलने, समझ आ रहा है, पिक्चरें देखनी है, इसके लिए वो कंप्यूटर को पढ़ाई से रिलेट कर रहा है, समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो वो इंटरनल कंट्रोल किसी काम का नहीं है, क्यों? क्योंकि वो उस पर्पस के लिए है ही नहीं। हेलो 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 गाइस, समझ में आया कि नहीं, है ना। चलो देखो, equally the operation of control may not be effective, such as where information produced for the purpose of internal control is not effectively used because of the individual responsible for reviewing the information does not understand its purpose or fails to take appropriate action. ये लोग एक अलग सी एग्जांपल दे रहे हैं, ये लोग एक अलग सी बात कर रहे हैं कि जैसे कंट्रोल ने एक डिविएशन जनरेट करके दे दिया, समझ रहा है, ठीक है। नहीं ठीक है, सही है, मैंने बता रहा, इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज नॉट इफेक्टिवली यूज बिकॉज द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग द इन्फॉर्मेशन डज नॉट अंडरस्टैंड इट्स पर्पस ऑफ फेल्स टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। वही बात हो गई ना कि परचेज डिपार्टमेंट वालों ने क्या किया, बना करके भेजा, लेकिन सेल्स वालों में मान लो कोई बंदा नया था, वो चेक ही नहीं कर पाया कि भैया क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी, समझ आ रहा, उन्होंने हाँ बोल दिया कि हाँ भैया ले लो गाड़ी, क्लियर है। तो कुल मिला के पर्पस अगर सही नहीं अंडरस्टैंड कर पाए तो इंटरनल कंट्रोल बेकार हो जाएगा। कोल्यूशन अमंग पीपल, ये अपन ने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन एक बार अब अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो, इंटरनल कंट्रोल एक बहुत बेसिक से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, डिवीजन ऑफ वर्क, समझ आ रहा है, ठीक है ना। ठीक है, बहुत बेसिक से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, डिवीजन ऑफ वर्क। हम एक बेसिक चीज मान करके चलते हैं कि नॉर्मली सारे लोग जो होते हैं, हर बंदा चोर नहीं होता, समझ आ रहा है, बेसिक कंसाइंस होता है। दूसरी बात कि एक बंदा कभी भी और 2-3 बंदों को फ्रॉड के लिए इन्वॉल्व करे, समझ आ रहा है, ये बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने कंट्रोल किया। अब मैंने तुम्हें कल ही परसों एग्जांपल दिया था, वो जो मैंने अपना एग्जांपल दिया था, हाय गाइस, वो वाला जो जो मैंने फ्रॉड पकड़ा था, हेलो हेलो हेलो, हाँ, क्या था वो बताओ, उसमें क्या प्रॉब्लम थी बताओ। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, गड़बड़ी तो समझ में आ गई, है ना। कौन से इंटरनल कंट्रोल में प्रॉब्लम थी, कौन से इंटरनल कंट्रोल में प्रॉब्लम थी ये बताओ। हाँ, वो बंदा अलग था, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। वो जो मैडम लोग थी उनको डिपॉजिट करना था अमाउंट, लेकिन वो अमाउंट वो अकाउंटेंट को दे देते थे, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। जिस चक्कर में क्या हुआ कि वो अमाउंट मिस अप्रोप्रिएट हुआ। हाँ, नहीं नहीं, मैं इसको इससे रिलेट करूंगा, अगर इस वाले पॉइंट से, तो मैं उसको ऐसे रिलेट करूंगा कि हो सकता है ना कि मैडम लोगों ने और अकाउंटेंट ने मिल करके फ्रॉड किया हो। हेलो हेलो हेलो, है ना, ये भी तो पॉसिबिलिटी थी ना। तो यही लिमिटेशन वो बता रहा है कि भाई इंटरनल कंट्रोल तो अच्छा था वहां का, समझ आ रहा है, लेकिन दो लोग अगर मिल गए जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अलग अलग, तो वो मिल करके तो गड़बड़ कर ही सकते थे, समझ आ रही है बात। अब वो तो ऑडिट में पकड़ में आ गई, अदरवाइज इंटरनल कंट्रोल में तो ये प्रॉब्लम हुई ना, पर्पस तो अचीव नहीं हो पाया। हेलो हेलो, समझ आएगा ही। कॉल्यूजन मतलब मिलजुल करके फ्रॉड करने की पॉसिबिलिटी बन जाती है, इंटरनल कंट्रोल में मिलजुल करके फ्रॉड करने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। क्लियर है गाइस, ठीक है ना। तो देखो, फॉर एग्जांपल, मैनेजमेंट में इंटर इनटू साइड एग्रीमेंट विद कस्टमर दैट ऑल्टर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एंटिटीज स्टैंडर्ड सेल्स कॉन्ट्रैक्ट which may result in improper revenue recognition, है ना। Also edit checks in the software program
that are designed to identify and report transactions that exceed specified credit limits may be overridden or disabled. हेलो हेलो, ये एग्जांपल है कि सॉफ्टवेयर में एडिट चेक्स थे कि भैया कोई भी गड़बड़ हो तो फिर वो बता देना, लेकिन उसमें हमने एक और वो डाला कि 1 लाख के ऊपर, 1 लाख और 1.5 लाख के बीच के अगर कोई अमाउंट है तो उसको चेक मत करना, ऐसा डाल दिया सॉफ्टवेयर में। समझ आ रहा है? सॉफ्टवेयर कोई गलत इंस्ट्रक्शन देगी ना, तो जो भी फ्रॉड करने हैं तो वो किसके बीच में होंगे? 1 लाख से 1.5 लाख के बीच के अमाउंट में। समझ गए? ठीक है ना? चलो फिर क्या है? जजमेंट बाय मैनेजमेंट। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। फर्दर इन डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग कंट्रोल्स, मैनेजमेंट में मेक जजमेंट ऑन द nature and extent of control it chooses to implement and the nature and extent of risk it chooses to assume. तो ये तो ऑब्वियसली बात है ना, मैनेजमेंट को जिन चीजों में रिस्क लग रहा है, मैनेजमेंट को जिन चीजों में प्रॉब्लम लग रही है, वही वही इंटरनल कंट्रोल्स को लगाएंगे। और मैनेजमेंट इंसान है, तो हो सकता है कि मैनेजमेंट को जिस चीज में रिस्क लग रहा हो उसमें ना हो, दूसरी चीज में हो, उससे रिलेटेड कंट्रोल ना लगाए जाए, दूसरे लगा दिए जाए। क्लियर है ये? और अगर मान लो कोई एक चीज जो है अपन ने पढ़ा भी था कि 4 कंट्रोल से कवर होगी वो चीज, तुमने 3 ही लगाए, तो फिर वो लूपहोल रह जाएगा कंट्रोल में, वो 3 भी अच्छे से काम नहीं करेंगे। हेलो हेलो, बोलो भाई। ऐसा भी समझ रहा है? और बेसिकली रिस्क की जगह पे नहीं लग पाया ना, उतना अच्छा कंट्रोल नहीं लग पाया जितना कि सोच रहे थे, या जैसा समझे, है ना? दूसरा कहीं पर 2 कंट्रोल कम से कम लगने थे और मैनेजमेंट ने एक ही लगाया, तो वो एक भी किसी काम का नहीं रहा। ठीक है ना? Further, in designing and implementing control, management may make judgments on the nature and extent of control it chooses to implement and the nature and extent of risk it chooses to assume. वो तो वही बोल रहे हैं ना कि भाई मैनेजमेंट का जजमेंट की कौन से कंट्रोल लगाए जाएंगे और मैनेजमेंट का जजमेंट की कौन से रिस्क एक्चुअली में काम के हैं, कौन से रिस्क एक्चुअली में मटेरियल है। ये तो बात है, इसमें मैनेजमेंट का जजमेंट गलत हो सकता है, ये बात है। नहीं समझी? इसमें सिर्फ ये वाली बताई मैंने कि कंट्रोल्स इट चूजेस टू इम्प्लीमेंट, कौन से कंट्रोल उसने चूज किए और कौन से रिस्क उसने अज्यूम किए, इस जजमेंट में गड़बड़ हो सकती है। जजमेंट अबाउट कंट्रोल्स, जजमेंट अबाउट रिस्क, ठीक है ना? इनहेरेंट रिस्क का जजमेंट गलत हो गया, है ना, और कंट्रोल सिलेक्शन गड़बड़ हो गया। जैसे वही ना, मैंने बोला ना कि मान लो कि जैसे कहीं पर पानी आता था, दीवार सीखती थी और तुमने वहां पर बायोमेट्रिक लगा दिया, वो आए दिन खराब हो जाता है। समझ रहे? जितने दिन खराब रहे उतने दिन की अटेंडेंस नहीं हो पा रही प्रॉपर। समझे ना? फिर लिमिटेशन इन केस ऑफ स्मॉल एंटिटी। स्मॉल एंटिटी में तो बेटा सीधा सीधा कॉस्ट इफेक्टिवनेस परेशान करती है, पैसे ही इतने नहीं रहते कि भैया महंगा कंट्रोल लगा लो। समझ आ रहा है? सोच करके देखो ना, ठीक है ना? तुम चाहते हो कि भैया चोरी ना हो, चोरी ना हो तो भैया क्या करो, तिजोरी लगवाओ। हाईली टेक्निकल कंप्यूटराइज 50,000 रुपए बचाने के लिए 50 लाख की तिजोरी तो नहीं लगाऊंगा, और 50 लाख से कम वाली तिजोरी लगाई तो टूटने का डर है। समझ में आ रहा है? समझ में आया ना? ठीक है कि आप बेस्ट कंट्रोल्स नहीं लगा सकते, क्योंकि बेस्ट कंट्रोल, जितने बेहतर कंट्रोल पे जाओगे उतना महंगा आएगा। समझ में आ रहा है? तो आपको यू हैव टू मतलब डिसाइड अंडर द लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट एंड जो भी है, मतलब लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट। ठीक है? तो सिमिलर स्मॉलर एंटिटीज ऑफन हैव फ्यूअर एम्प्लॉइज। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम दूसरी भी बताई हुई है। समझ रहा है? इसमें यह है कि
बड़ी एंटिटी होती है ना, तो जैसे डिवीजन ऑफ वर्क है मैं कर पाता हूँ, स्मॉलर एंटिटी एक ही बंदे को मल्टीपल काम देने पड़ते हैं आपको। हेलो हेलो, है ना, ड्यू टू विच सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इज नॉट प्रैक्टिकल। हाउएवर, in a small owner managed entity, owner manager may be able to exercise more effective oversight than in a larger entity। दोनों एस्पेक्ट्स इसने बताया। एक तो ये कि स्मॉलर एंटिटी में ये प्रॉब्लम रहती है कि भैया एक ही बंदे को संपूर्ण कंट्रोल देना पड़ता है। दूसरा कह रहा है ज्यादा ही छोटी एंटिटी में तो ओनर सब देख लेता है ना, है कि नहीं। हेलो, दिस ओवरसाइट may compensate for the generally more limited opportunities for segregation of duties, है ना। दिस ओवरसाइट में कॉम्पनसेट फॉर, अच्छा तो ये फायदे ही बता दिया एकदम से लिमिटेशन बताते बताते। ऑन दी अदर हैंड, ओनर मैनेज में बी मोर एबल टू ओवरराइड कंट्रोल्स। हाँ, ओनर मैनेजर में क्या होगा कि कंट्रोल्स तो उसने खुद ही नहीं लगाए हैं, तो जब चाहे किसी भी कंट्रोल को सरपास कर देगा। मतलब समझना, सिक्योरिटी गार्ड लगाया है, वो हर किसी का आई कार्ड चेक कर रहा है, लेकिन जो मैनेजर है वो आया तो क्या होगा, उसका आई कार्ड चेक करेगा? वो नहीं करेगा ना। तो वो और उसके दोस्त आ रहे तो भैया उसको तो उसने नौकरी पे रखा है, तो वो उनसे कैसे मांगेगा आई कार्ड? समझ में आ रहा है? हेलो हेलो, है ना। ऐसे केसेस में फिर कंप्यूटर कंट्रोल्स होते हैं, इसलिए सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा कंट्रोल ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। फिर दिस इज टेकन इनटू अकाउंट बाय द ऑडिटर व्हेन आइडेंटिफाइंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू, ठीक है ना। कौन सा वाला फ्रॉड वाला, कौन सा? मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। क्लियर है? चलो रीड कर लो बेटा। लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, मैंने क्या लिखा है इसमें? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ रहा है? ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 15 ईयर्स क्वेश्चन आंसर, और ज्यादा है इनफैक्ट, लेकिन ठीक है मैं 15 ही बोल रहा हूँ। 15 ईयर्स मतलब अप्रोक्सीमेटली 30 अटेम्प्ट, बहुत बार आया हुआ। हम्म, देखो जैसे मान लो कि बड़ी एंटिटी है, बड़ी एंटिटी में, ठीक है ना, मैंने एक मैनेजर रखा हुआ है ओनर है, तो अगर ओनर खुद ही मैनेजर है तो फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ रहा है, उसके अलग लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स है। लेकिन अगर मान लो कि ओनर अलग है, जैसे मान लो डायरेक्टर्स है, समझ रहा है, तो वो तो गड़बड़ियां कर सकते हैं ना यार। या मान लो कि कोई फाइनेंस मैनेजर है, ठीक है, तुमने किसी पर्टिकुलर काम के लिए किसी मैनेजर को रखा हुआ है, तो वो मैनेजर तो गड़बड़ियां कर ही सकता है ना, क्योंकि कंट्रोल लगा कौन रहा है? समझो, सिक्योरिटी गार्ड को कौन अपॉइंट कर रहा है? अगर ओनर अपॉइंट कर रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक मैनेजर लेवल का बंदा अपॉइंट कर रहा है तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि जब वो अनऑथराइज एंट्री करेगा और कुछ गड़बड़ करेगा, समझ रहा है, तब सिक्योरिटी गार्ड उसको जाने देगा, क्योंकि भैया वो तो उसने उसको एम्प्लॉय किया था। नहीं आया समझ में? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रही हो तुम। ठीक है, ये एक अलग लिमिटेशन है। स्मॉलर एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुमको बता देता हूँ, ठीक है ना। हाँ यार, ये तुमने बिल्कुल सही बोला, ये पॉइंट यहाँ पर रेलिवेंट नहीं है, यहाँ के हिसाब से बता देता हूँ मैं। However, in the smaller owner managed entities, the owner manager may be able to exercise more effective oversight, ठीक है, ये तो फायदा था। On the other hand, owner manager, है ना, मे बी एबल टू ओवरराइड कंट्रोल। देखो समझना कि मतलब जैसे मैं कंट्रोल लगा रहा हूँ काहे कि ये एंट्री सही है, छोटी एंटिटी है ना। एक्चुअली छोटी एंटिटी में तो ज्यादा कंट्रोल सोचने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है चलो। अगर मान लो मैंने एक अकाउंटेंट रखा है, तो मैंने उस अकाउंटेंट को बोला कि भैया कोई भी गड़बड़ी ना हो, समझ में रहे। लेकिन जब ओनर ही गड़बड़ कर रहा है तो क्या होगा? हेलो हेलो हेलो, कोई अकाउंटेंट रोक पाएगा क्या उसको? नहीं रोक पाएगा ना। तो वो अपने अकाउंट अगर मैनिपुलेट कर रहा है तो उसको कोई नहीं रोक पाएगा। ये बहुत सिंपल है, मतलब स्मॉलर एंटिटीज वाला, ठीक है।
ठीक है गाइस, कर लो रीड। बहुत सही सोचा यार तुमने, मतलब सही में वो स्मॉलर एंटिटी वाला पॉइंट नहीं था। एक्चुअली वो एक लिमिटेशन है जो मैं अलग और नोट रेफर करता हूँ, उसके पॉइंट से वो एक लिमिटेशन है अलग से, समझ में आ रहा है? इसका नाम ही मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल है, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल है, समझ में आ रहा है? ये प्रॉब्लम जो स्मॉलर एंटिटीज नहीं है, लिखा हुआ था ना उसमें, तो फिर उसके कारण वो वैसा हो गया। हो गया, बहुत रिपीटिशन होने वाला है चीजों का बेटा, ठीक है ना, ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब देखो, कंट्रोल्स रेलेवेंट टू ऑडिट। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज ऑब्जेक्टिव एंड द कंट्रोल्स इट इम्प्लीमेंट्स, ऐसा है वो, इस बाद में छप गया है वो, कंट्रोल सेट हो गया है वो, है ना? तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटीज ऑब्जेक्टिव, है ना, एंड द controls it implements to provide reasonable assurance about their achievement. The entity's objective and therefore controls relate to financial reporting, operations and compliance. However, not all of these objectives and controls are relevant to the auditor's risk assessment. क्या बोल रहा है? एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स में और कंट्रोल्स में डायरेक्ट रिलेशन होता है ना? ठीक है, इसीलिए the entity's objective and therefore controls relate to financial reporting, operations and compliance, है ना? However, not all of these objective and control are relevant to the auditor's risk assessment, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पर्पस हो सकते हैं एंटिटी के जिससे ऑडिटर का कोई लेना देना नहीं है, और यहाँ पर उसका रीजन ये है कि ऑडिटर पूरे बिजनेस का 100% हर चीज करने थोड़ी आया है, वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर व्यू चेक करने आए हैं, जबकि कंट्रोल्स जो हैं वो तो पूरी एंटिटी में पता नहीं क्या क्या नहीं चेक कर रहे होंगे। हेलो 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 गाइस, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? कंट्रोल्स का दायरा बहुत बड़ा है, पता नहीं क्या क्या पर्पस नहीं पूरा करेंगे, तो ऑडिटर के लिए सारे कंट्रोल तो वैसे भी रेलिवेंट नहीं है, फिर वही वाले कंट्रोल रेलिवेंट हैं जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाले होंगे। हेलो, ठीक है? है ना, है ना? अब ऑडिटर को ये तय करना है, समझ में आ रहा है कि कंट्रोल रेलेवेंट है कि नहीं, वेदर अ कंट्रोल इज रेलेवेंट, वेदर अ कंट्रोल इज रेलेवेंट, है ना? ठीक है ना? उसके लिए कौन कौन से रेलेवेंट फैक्टर्स है? हेलो हेलो हेलो,
इसको ऐसे अलग से लिख देता हूँ, है ना, कि रेलेवेंट फैक्टर्स, अब रेलेवेंट भी हटा देते ना जबरदस्ती, फैक्टर्स टू कंसिडर while deciding whether control is relevant। ऑडिटर के लिए बात चल रही है। जब आप ये देख रहे हो ना कि कंट्रोल आपके काम का है कि नहीं, तो ये सब देखो, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, हेडिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए, है ना। तो मटीरियलिटी, कोई ऐसा कंट्रोल जो छोटी-छोटी चीजों को हैंडल कर रहा है, तो भाड़ में कैसा कंट्रोल, कोई मतलब ही नहीं। रिस्क कितना बड़ा है, एंटिटी का साइज क्या है, एंटिटी का बिजनेस का नेचर क्या है, डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, फिर वही सब सब आ जाएगा इसमें, है ना, सब देख लो। लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, circumstances and applicable components of internal control, nature and complexity of systems that are part of entities internal control including the use of सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ओ माय गॉड, ये अलग से पॉइंट है बेटा, है ना, ये अलग है। ये है कि कोई काम आउटसोर्स तो नहीं कर रखा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, लेकिन ठीक है, मैटर ये अलग है। वेदर एंड हाउ स्पेसिफिक कंट्रोल इंडिविजुअली एंड कॉम्बिनेशन अदर्स प्रिवेंट डिटेक्ट्स करेक्ट मटेरियल मिस्टेक। समझ में आ रहा है, ये बहुत मतलब वही जनरल टॉपिक टाइप का है, मतलब देखिए कुछ भी रिलेट हो सकता है, लेकिन इन लोगों ने ये कर रखे हैं, इसलिए अगर एग्जाम में आता है तो अपने को यही पॉइंट लिखने पड़ेंगे। हेलो हेलो, रिलेट तो हो जाएगा हर एक पॉइंट, है ना। तो ऑडिटर ये सब देखेगा तब जाके डिसाइड करेगा कि कंट्रोल उसके काम का है या नहीं है। हेलो हेलो, ठीक है। अब कंट्रोल्स ओवर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी। अब ये कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी क्या है, बहुत से आकर्षण है ना। तो देखो, कंट्रोल ओवर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय द एंटिटी मे बी रेलेवेंट फॉर द ऑडिटर if the auditor intends to make use of the information in designing and performing further procedures। ठीक है। अब यहाँ पर कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी एग्जैक्टली अकाउंट्स की नहीं है, जनरल इंफॉर्मेशन जो भी है ना, उसको लेकर के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन ऑडिटिंग रेवेन्यू by applying standard prices to record of sales volume, the auditor considers the accuracy of the price information and the completeness and accuracy of the sales volume data। Controls relating to operations and compliance objectives may also be relevant to the audit if they relate to the data. If they relate to data, the auditor evaluates है ना, और यूजेस इन अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर। एक सेकंड, है ना, फिर से इसको रीड करते हैं, ध्यान कहीं और चला जा रहा है। देखो, है ना, कंट्रोल्स ओवर कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय द एंटिटी मे बी रेलेवेंट टू द ऑडिट, है ना, इफ द ऑडिटर इंटेंड्स टू मेक यूज ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिजाइनिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है ना। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये वाले कंट्रोल जो इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं ना, इंफॉर्मेशन की कंप्लीटनेस एक्यूरेसी को चेक करते हैं, ये ऑडिटर के लिए तब काम के हैं जब ऑडिटर उस इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है। हेलो हेलो हेलो, अगर किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को ऑडिटर यूज कर रहा है तो उस इंफॉर्मेशन, वो जो इंफॉर्मेशन है वो किन कंट्रोल्स के थ्रू आती है, वो कंट्रोल्स मेरे लिए तब रेलेवेंट है। अगर मेरे काम की इंफॉर्मेशन नहीं है तो उस इंफॉर्मेशन को एक्यूरेट बनाने वाले कंट्रोल भी मेरे किसी काम के नहीं है। हेलो गाइस, समझ में आया कि नहीं, है ना। अब इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, जब ऑडिटर क्या चेक कर रहा है
इन ऑडिटिंग रेवेन्यू बाय अप्लाइंग स्टैंडर्ड प्राइसेस टू रिकॉर्ड द सेल्स वॉल्यूम, ठीक है ना। ऑडिटर कंसिडर करेगा एक्यूरेसी ऑफ प्राइस इंफॉर्मेशन एंड कंप्लीटनेस, है ना, एंड एक्यूरेसी ऑफ द सेल्स वॉल्यूम डेटा। बहुत ध्यान से उसको चेक करना है कि भैया स्टैंडर्ड प्राइसिंग है एंटिटी में, तो उसको देखना है कि सेल्स कितनी रिकॉर्ड करी है। तो मैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एक बार निकाल लेता हूँ डिपार्टमेंट से कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बिके, और प्राइसिंग तो स्टैंडर्ड है तो मल्टीप्लाई करके मैं पूरा सेल्स निकाल लेता हूँ। तुमने जो एक्चुअल एक एक सेल करी वो उससे मैच होनी चाहिए, इसको कहते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। हेलो हेलो हेलो, ये समझ में आया कि नहीं? पहले तो ये बताओ कि स्टैंडर्ड प्राइस को सेल्स वॉल्यूम से समझना। तो सेल्स वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन जहां से आ रही है वो वाले कंट्रोल रेलेवेंट है, प्राइसिंग की इंफॉर्मेशन जिस कंट्रोल से आ रही है वो रेलेवेंट है, ठीक है। हेलो, है ना। ऐसे ही क्या बोल रहा है, controls relating to operations and compliance objectives may also be relevant to the audit if they relate to data the auditor evaluates or uses in applying the audit procedure, ठीक है। controls relating to operations and compliance objectives may also be relevant to the audit if they relate to data the auditor evaluates or uses in applying audit procedure। समझ में आ रहा है क्या? दो एग्जाम्पल हैं बेसिकली, है ना। ये ऑपरेशन से रिलेटेड कंट्रोल या कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कंट्रोल रिलेवेंट कब होंगे ऑडिटर के लिए, है ना, जब वो इस इंफॉर्मेशन को यूज करेगा। हेलो हेलो हेलो, कंप्लायंस मतलब, है ना, लीगल कंप्लायंस हो सकता है, ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है गाइस। चलो अब इसके बाद फिर ये अपन पढ़ेंगे। मेरे हिसाब से इसकी थोड़ी थोड़ी जनरल रीडिंग अब हो सकती है जितना डिस्कशन अपन ने किया है, लेकिन अगर करना तो हम क्लास में भी कर लेंगे।